गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज है 20 फरवरी 2026। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 20 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका जो मेन एम है वो है कि आप लोगों को जो करंट अफेयर है वो आपको ट्रिक से पढ़ा सकूँ। दूसरा है जो हर एक क्वेश्चन है जो उसका आंसर है उसको उसके पीछे का एक रीज़न है उसको मैं बता सकूं। और जो मेरा मेन थर्ड पॉइंट है वो मेरा है बिगनर्स। ये जो मेरी करंट अफेयर्स है वो बिगनर्स के लिए, जिनको करंट अफेयर के बारे में ज़्यादा कुछ पता है नहीं, जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जो न्यू स्कीम्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं और अदर स्टेट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको ध्यान में रखते हुए ये मैंने वीडियोस बनाई हैं। ठीक है। तो मैं अपनी शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले क्वेश्चन की। विच बॉडी अपहेल्ड द 81,000 करोड़ ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ग्रेट निकोबार, तो ये किसका पार्ट है? ये क्या है? एक आइलैंड है। ये किधर लोकेटेड है? ये हमारे इंडिया के साउथ में। ठीक है। इंडिया के साउथ में लोकेटेड है। तो यहाँ पे क्या कर रही है हमारी जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे 81,000 करोड़ का निवेश कर रही है एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट का। तो इसमें किसने मंजूरी दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने या फिर नीति आयोग ने। तो इसको मंजूरी दी है किसने? एनजीटी ने। एनजीटी क्या है? एनजीटी भाई सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जो भी केस होता है, किसी चीज़ को मंजूरी देनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट देगा। तो एनजीटी क्या है? तो एनजीटी एक तरह से कोर्ट ही है। मतलब किसके लिए? इन्वायरमेंटल केसेस के लिए। इन्वायरमेंटल केसेस के लिए जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है या फिर एनवायरनमेंट से जो भी केसेस रिलेटेड है वो यहीं रिजॉल्व करते होते हैं एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका काम क्या होता है? ये केसेस है बहुत जल्दी सॉल्व करता है, बहुत जल्दी करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस की पेंडेंसी होने की वजह से केसेस बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बायोडाइवर्सिटी और नेचर, तो इसे हम लेट नहीं कर सकते। तो एनजीटी क्या कर रहा है? एनजीटी यहाँ पे पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट्स और एक टाउनशिप भी बना रहा है जिसका एरिया लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। तो इसके पीछे का बनाने का रीज़न ये है कि जो चाइना है ना, जो चाइना है, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पियर्स पीरल्स पीरल्स के तहत, एक स्ट्रिंग ऑफ पीरल्स के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका, म्यांमार जैसे कंट्रीज में क्या बना रहा है? पोर्ट्स बना रहा है, अपनी मिलिट्री को पावरफुल कर रहा है। तो ऐसे इंडिया ने अपनी मिलिट्री को पावरफुल करने के लिए यहाँ पे इतना निवेश किया है। और दूसरी चीज़ है, और यदि कोई दूसरी कंट्री का शिप यहाँ पे आके रुकेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है कि टूरिज्म बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो ये एनजीटी है। एनजीटी में कौन है जो इन्वायरमेंट के केसेस देखते हैं? सबसे पहली बात है इसमें साइंटिस्ट लोग हैं और इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है। तो इसका काम एक दिल्ली में ये भी था कि जो दिल्ली में जो ओल्ड डीजल व्हीकल्स हैं उनको बंद कराने का रीज़न, और बंद कराने का पीछे कौन था? ये था एनजीटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, भू आधार शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भू आधार, सबसे पहले बताता हूँ कि मैं भू आधार होता क्या है। आधार क्या होता है? आधार एक पर्सन का आइडेंटिटी होता है। हर एक पर्सन का एक आधार नंबर होता है, तो उस नंबर से जाना जाता है क्या। ठीक है। अब भू आधार क्या हुआ? एक जमीन का एक आइडेंटिटी नंबर। हर एक जमीन जो ऑन द अर्थ है वो एक यूनिक लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड रखती है। तो इस रीजन से वो, इस चीज़ से वो एक स्पेसिफिक बनती है। तो इसको क्या किया है गवर्नमेंट ने? ऑफिशियली रजिस्टर किया है, इसका डिजिटाइजेशन किया है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? हर लैंड का जो पीस पीस का जो लैंड है ना, जो लैंड का जो पीस है ना, उसको डिजिटाइज कर रही है, उसको एक नाम दे रही है, और उसका ओनर कौन है और उसका
ओल्ड रिकॉर्ड क्या है उसको ऑनलाइन दिखाएगी। इससे क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। इससे हमारा बेनिफिट क्या है, इससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट है हम बहुत सारे फ्रॉड्स स्कैम्स हैं उनको रोक सकते हैं कि इसका पहला ओनर कौन था और नया ओनर कौन है। इन चीज़ को हम ट्रांसपेरेंसी करने के लिए 14 डिजिट का एक आधार नंबर दिया जा रहा है किसको, जमीन को। ठीक है, और ये किसके तहत किया जाएगा, ये ड्रोन्स के जरिए किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे साउथ दिल्ली में शुरू भी हो चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, डिजिटाइज ओनरशिप एंड रिड्यूस बाउंड्री डिस्प्यूट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, हु अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन गांधीनगर। ठीक है, तो गांधीनगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टैचू है किसने अनवेल्ड करे है। तो गांधीनगर की बात करता हूँ। गांधीनगर क्या है, गुजरात की कैपिटल है, कैपिटल है। और गांधीनगर को हम क्या बोलते हैं, गांधीनगर को हम ग्रीन सिटी के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गांधीनगर को ग्रीन सिटी के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 54% लैंड है वो किससे ऑक्युपाइड है, फॉरेस्ट, वो ग्रीनरी से, ग्रीनरी से। ठीक है, इसलिए हम इसको ग्रीन सिटी के नाम से भी जानते हैं। देखो डेवलपमेंट यही होता है, हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को हम ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करें, तो क्योंकि ये हमारे नेचर को हार्मफुल ना रहे, तो यही होता है हमारा डेवलपमेंट। तो गुजरात का ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। हाँ, नरेंद्र मोदी हो सकता है, राजनाथ हो सकता है, अमित शाह हो सकता है और देवेंद्र भी हो सकता है। तो हम इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों, क्योंकि अमित शाह, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि अमित शाह है ना, यहाँ से एमपी है, एमपी है कहाँ से, गांधीनगर से, गांधीनगर से, गांधीनगर से एमपी हैं। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में महाराज छत्रपति शिवाजी की स्टैचू को अनवेल्ड किया है। ठीक है, अब मैं बात करूँ गुजरात, गुजरात का सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल। और गुजरात में जो टेम्पल है कौन सा है, वो सोमनाथ है और एक द्वारकाधीश है। ठीक है, डांस कौन सा होता है गुजरात में, गुजरात में डांस होता है, गरबा होता है और डांडिया होता है। ठीक है, तो सोमनाथ की बात करूँ, सोमनाथ को किसने लूटा था, सोमनाथ को गजनवी ने 1025 में लूटा था। कई बार टूटा है और कई बार लूटा गया है, बट हमारे जो इंडियन वॉरियर्स हैं उन्होंने इनसे लड़ाई लड़ी है और इसको जाटों ने भी, सोमनाथ जो गजनवी था उससे जो लूटा हुआ सामान था उसको ही लूट लिया था उस टाइम, 1025 के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अमित शाह हमारे कौन है, अमित शाह जी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अमित शाह जी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन होता है आंसर सी। ठीक है, इसको हम ज़्यादा याद करने की ट्रिक से ज़रूरत है नहीं, कि ये बहुत इजी है और हमें याद भी रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एयरबस H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन वाज ओपनड इन विच स्टेट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले एयरबस क्या है। तो एयरबस कोई बस नहीं है, ये क्या है, कंपनी का नाम है। ठीक है, नेम है, और ये कंपनी का की है, यूरोपियन कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है। तो इसका एक मॉडल है कौन सा, H125, जो असेंबल होगा, कहाँ असेंबल होगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। ठीक है, और इसको मैन्युफैक्चर असेंबल करने वाला कौन सी कंपनी, TASL, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, एक इंडियन कंपनी है और टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन। कौन, नटराजन चंद्रशेखरन, नटराजन, ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, अब मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में डांस कौन सा होता है, यक्षगान, यक्षगान डांस होता है। अरे कौन सा क्वेश्चन है, यक्षगान डांस होता है। और यहाँ की गवर्नर कौन है, गवर्नर है हमारे थावाचंद गहलोत, थावाचंद गहलोत गवर्नर। ठीक है, और ये क्या है, H125,
वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिकने वाला हेलीकॉप्टर भी है। इसका सबसे ज़्यादा मेनली जो पर्पस है वो किस काम में आता है? सबसे पहले ये ट्रांसपोर्ट के काम में आता है, ट्रांसपोर्ट के, वीआईपी पैसेंजर्स को ले जाने के लिए काम में आता है, मिलिट्री भी इसको यूज़ करती है। ठीक है, इतने सारे काम करते हैं। ये ईयू की डिजाइन का है, बट असेंबल कहाँ हो रहा है? ये असेंबल हो रहा है कर्नाटक में। और कौन बना रहा है? TASL। ठीक है, ये हमारा इमेज में देख सकते हो आप, ये हमारा हेलीकॉप्टर है। ये हमारे कौन है? राजनाथ जी। ठीक है, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द 3% रिजर्वेशन फॉर टी ट्राइब्स एंड आदिवासी इन गवर्नमेंट जॉब्स? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या है? वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा और झारखंड। तो मैं सबसे ज़्यादा जो स्टेट है जो टी के लिए फेमस है वो कौन सा है? आसाम। आसाम, तो आसाम इसका फिर आंसर ही होता है। ठीक है, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ हम क्वेश्चन में ही देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या आता है। क्वेश्चन में टी, तो टी के लिए फेमस कौन है? आसाम। इसका ऑप्शन आंसर होता है ऑप्शन बी, आसाम। तो आसाम के सीएम कौन है? आसाम के सीएम है हेमंत बिश्वा बिश्वा सोरेन। और यहाँ पे पार्क कौन से, नेशनल पार्क कौन से? नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और टेम्पल कौन सा है? टेम्पल है यहाँ पे कामाख्या। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ये सारी चीजें याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लेता है। गुलाब चंद कटारिया, ये कौन है? हमारा गवर्नर। और एक चीज मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे लगभग असम में लगभग 126 असेंबली सीट्स है। एमएलए की जो सीट्स हैं वो लगभग कितनी है? 126। उसमें से लगभग 35 सीट्स जो इम्पैक्ट होती हैं वो किसके साथ किससे इम्पैक्ट होती हैं? टी ट्राइब्स एंड आदिवासी से। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वोट बैंकिंग का चक्कर भैया, और वोट बैंकिंग के चक्कर में इन्हें 3% का रिजर्वेशन दिया। और इन अदर वे हम कह सकते हैं सोशली इक्वल स्टेटस देने के लिए और एक उनके सक्सेस के लिए ये हमारी असम गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, और यूपी में कितनी असेंबली सीट है? लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है यूपी की बात करो, यूपी में कितनी है? 403, जो कितनी है? मैक्सिमम। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, और ये तो हमारे वैसे ही इसके पीछे का रीजन और लॉजिक हमें पता ही है, तो हमें बहुत टाइम तक ऐसे ही याद रहेगा। अब मैं अपनी बात करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द G4 इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील मीटिंग हेल्ड? अब मैं बात करता हूँ G4। G4 क्या है? G4 4 कंट्रीज का समूह है जो क्या चाहते हैं? यूएनएससी। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट चाहते हैं। सीट चाहते हैं। फिर ये लोग आपस में भी कंपटीशन रखते हैं, फिर ये आपस में एक ग्रुप भी बना के रखते हैं। भाई इसके पीछे का कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। भाई एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं और दोस्त भी हैं, ऐसे कैसे? तो G4 क्या है ना कि G4 चाहता है कि जो यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने के लिए जो रूल्स हैं उनको रिफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि भाई वो यूएनएससी जो है वो पुराने टाइम में बनाई गई, पुराने मतलब कुछ बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल नहीं तो साल पहले बनाई। अब बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और जो रिलेशनशिप है कंट्रीज के बिगड़ रहे हैं और सुधर रहे हैं, तो इसको भी चेंज करना चाहिए ताकि हम लोग भी मेंबर बन सकें। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई? 2004 में। तो 2004 ऐसे करके हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। G4, 4 मतलब यहाँ का 4 और यहाँ का 4, 4 मतलब 2004। ये एक ट्रिक से हम ऐसे करके याद कर सकते हैं। और एक दूसरी ट्रिक कि ये कहाँ पे फरवरी में आयोजित करी गई। तो G4, तो इसका आंसर है डी, जर्मनी। तो G4 जर्मनी। ठीक है,
ऐसे हम कर इसको याद कर सकते हैं। जी फॉर जर्मनी। और इसका फाउंड कब हुई, ये हुई 2004 में। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील, जो क्या चाहते हैं, यूएनएससी में परमानेंट सीट चाहते हैं और यूएनएससी के रूल्स को रिफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, ये हर साल नहीं आयोजित होती है, बट हो जाती है 1-2 साल में। बट G20 की जो बैठक है वो हर साल आयोजित होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द बंगलार युवा साथी योजना बीन लॉन्च्ड। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो सोचते हैं, देखते हैं। बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। तो बंगलार, बंगला, हम एक चीज वर्ड देखते हैं, बंगला, बंगलार वर्ड कहाँ से लिया गया है, बंगला वर्ड लिया है बंगाली से, बंगाली या बंगाल से। ठीक है, तो हमें इसका आंसर पता ही चल गया भाई, अब तो मुझे ज़्यादा बताने की तुम्हें ज़रूरत है ही नहीं। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मतलब वेस्ट बंगाल। तो कहाँ शुरू करी गई है, बंगलार युवा साथी योजना वेस्ट बंगाल में है। इसका एम क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर यूथ। ठीक है, और हमारा वेस्ट बंगाल है फेमस है किस चीज़ के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ गवर्नर कौन है, गवर्नर, गवर्नर है हमारे सीवी आनंद बोस, सीवी आनंद बोस। ठीक है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, वैसे कभी एग्जाम में आता है और ऑप्शन होता है कि बंगाल का गवर्नर कौन है, सीवी आनंद बोस। तो बोस, बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कहाँ से थे, सुभाष चंद्र बोस एक बंगाली थे और जिनका उड़ीसा में जन्म हुआ। पहले ये बंगाल का ही पार्ट था उड़ीसा। तो जो बोस वर्ड आ जाए, मतलब बोस वर्ड इज रिलेटेड टू, बोस का के वर्ड लोग यूज करते हैं, बंगाली पीपल, बंगाली पीपल यूज करते हैं। तो उसको हम ऐसे करके ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बंगाल में टेम्पल्स कौन कौन से हैं, फेमस टेम्पल्स, दक्षिणेश्वर टेम्पल और कालीघाट टेम्पल और बेलूर मठ। ठीक है, ये यहाँ के फेमस टेम्पल्स हैं। ठीक है, अब तो उसको कुछ ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत है नहीं, एक तो छोटा सा एग्जाम में आएगा तो हम आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्लासेस पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब कल की क्लास की शुरुआत कल करते हैं, आज की समाप्त क्लास का समापन यहीं पे करते हैं।